एंशिएंट इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस के पास भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था और ना ही ऐसे रोड्स। इवन आजकल भी इंडिया और पाकिस्तान के काफी देहातों में इस तरह का सीवरेज सिस्टम नहीं पाया जाता। मोहनजोदड़ो में सिर्फ 10% एक्सकवेशंस में ही 700 वेल्स मिली हैं, 700 कुएं। हालांकि पहले तो इंडस रिवर में पानी काफी ज्यादा था जो बिल्कुल इसके बराबर से गुजरती थी, लेकिन फिर भी यहाँ जगह जगह पर कुएं देखे जा सकते हैं। पब्लिक के लिए बड़े कुएं थे, जबकि कई घरों में भी छोटे छोटे कुएं मौजूद थे। किले से हटकर लोअर टाउन में ज्यादातर सिर्फ घर, मार्केट्स और इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ था। खास तौर पर किले के ईस्ट में वाक़े इस एरिया में यहाँ के बिजनेसमैन या फिर ज्यादा मालदार लोग रहते थे। यहाँ सिर्फ घर ही नहीं बल्कि डबल स्टोरी घर भी बने थे, जिनके बरामदे से चौड़ी सीढ़ियां ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाती हैं। इनकी छत जिन पिलर्स पर खड़ी थी वो निशानात आज तक वाज़ेह हैं। यहाँ के कुएं 10 फुट तक उठे हुए जो खास फर्स्ट फ्लोर पर रहने वालों के लिए बनाए गए थे। यहाँ मार्केट्स में हमें एक शॉप के अंदर बड़ा सा तंदूर भी दिखा जहाँ रोटियां पकाई जाती थी। इसके सामने एक बड़ी सी खिड़की ये इशारा देती है कि शायद यहाँ लोग लाइन बनाकर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। मार्केट में एक दुकान ऐसी भी थी जिसके अंदर टेक अवे विंडो मौजूद थी, जैसा कि आजकल के मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में होती है। एलीट क्लास के इस एरिया में एक घर की दीवार दूसरों से काफी मुख्तलिफ है। अंदर से ये मिट्टी से बनाई गई है, जबकि इसके बाहर वाला पोर्शन पक्की ईंटों का बना है। ये खास एहतमाम इस घर को ठंडा रखने के लिए किया गया था। परफेक्ट प्लानिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि तमाम लोअर टाउन्स के बीच से गुजरने वाली चौड़ी सड़क बिल्कुल सीधी बनाई गई थी, जिसको गूगल अर्थ से भी देखा जा सकता है। शायद ये सड़क उस वक्त का इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था। इसी एरिया की फुटेजेस बनाने के दौरान हमें यहाँ एक दीवार में 5000 साल पुराना आर्टिफैक्ट धसा हुआ मिला। 2.5 इंच की ये कोन दिखती तो राइफल की गोली जैसी है, लेकिन असल में ये मिट्टी का बनाया हुआ एक ऐसा इक्विपमेंट है जो उस वक्त टाइम देखने के काम आता था। इसको सूरज के नीचे सीधा खड़ा किया जाता था और फिर इस कोन से बनने वाले शेडो से दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। इस तरह की बहुत सारी कोन्स पहले भी एक्सकवेशन में यहाँ से मिल चुकी हैं। मोहनजोदड़ो की दीवारों में यहाँ जिंदगी की झलक आज भी नजर आती है। एक दीवार में मिट्टी के बर्तन और बैंगल्स के टुकड़े, इस्तेमाल शुदा कोयले और हड्डियों के पीसेस भी दिखाई दिए। पर हड्डियों के टुकड़ों और इस्तेमाल शुदा कोयलों का दीवारों के अंदर क्या काम? ये एक इशारा भी हो सकता है उस कुदरती आफत का जिसने मोहनजोदड़ो को इन खंडरात में बदल दिया है, जैसा कि फ्लड्स यानी सैलाब। हड्डियों की बात हो ही रही है तो आपको बताते चले कि यहाँ से टोटल 37 ढांचे मिल चुके हैं, जिनमें से 14 ढांचे एक ऐसे कमरे से मिले जिसको रूम नंबर 74 कहा जाता है, या फिर आसान लफ्जों में स्केलेटन रूम। इसी स्केलेटन रूम में से 14 ढांचे निकाले गए, लेकिन ये ढांचे पूरे नहीं थे। यानी किसी का निचला हिस्सा नहीं था तो किसी का सर नहीं था। मंजर की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आज भी म्यूजियम में पड़ी है। पर सवाल यह है कि सिर्फ एक ही रूम में इतनी लाशें क्यों रखी गई थी? क्या ये लोग दबकर मर गए या फिर मरने के बाद इनको यहाँ लाकर किसी ने रखा था? इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस एरिया में घरों के दरमियान गुजरने वाली एक गली है जिसको डेड मैन लेन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी एक बिना सर के ढांचा मिला था। HR एरिया के बराबर में VS एरिया है, जहाँ एक अनोखा कमरा मौजूद है। इसी कमरे की जमीन पर ईंटों से गोल गोल होल्डर्स बने हैं और इसी कमरे में एक कुआं भी मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि इन होल्डर्स में कोई बर्तन या बड़ी कढ़ाई रखी जाती थी। कमरे में एक ड्रेन होल भी देखा जा सकता है। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट मार्क कैनोवर का मानना है कि ये कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये कपड़ा डाई करने वाले की वर्कशॉप थी। कपड़ा डाई करने के प्रोसेस में गर्म पानी के अंदर रंग और कपड़े को डाला जाता है। उबलते हुए पानी के प्रेशर से रंग आसानी से कपड़े के अंदर अंदर तक चढ़ जाता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी सिंधी अजरक इसी प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, जिसकी कड़ियाँ 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं। 1925 में यहाँ से मिलने वाले प्रीस्ट किंग के स्कल्पचर को भी कंधे पर एक अजरक जैसी शॉल पहनी हुई है। पर क्या ये प्रीस्ट किंग वाकई मोहनजोदड़ो का रूलर या बादशाह था? मोहनजोदड़ो से मिलने वाले स्कल्पचर को देखा जाए तो इसमें एक शख्स की साफ सुथरी दाढ़ी है। इसने सर पर बैंड पहन रखा है, बालों पर कंघी, बाजू पर पत्थर, कांधे पर प्रिंटेड शॉल रखी है और इसकी आंखें बंद पड़ी हैं।
इसका ये होलिया देखकर किसी ने कहा ये प्रीस्ट यानी पुजारी लगता है जो पूजा करने में मसरूफ है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि ये यहाँ का किंग लगता है। इन दोनों ओपिनियंस को मिक्सअप करके इसका नाम प्रीस्ट किंग ही पड़ गया। असल में ये इतना बड़ा नहीं, सिर्फ 6 इंच का छोटा स्कल्पचर था और इसका निचला हिस्सा आज तक मिसिंग है। इसी तरह मोहनजोदड़ो का शोहरत पाने वाला दूसरा स्कल्पचर इस डांसिंग गर्ल का है। इसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये डांस करने की पोजीशन में है। एक्सकवेशन के बाद ये दोनों स्कल्पचर्स काफी अरसे तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में पड़े रहे, लेकिन फिर 1970s में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि ये दोनों स्कल्पचर्स पाकिस्तान को वापस किए जाएं। इंदिरा गांधी ने भुट्टो को कहा कि ये डांसिंग गर्ल तो हम नहीं दे सकते, पर आप इस मौलवी साहब को ले जा सकते हैं। उस दिन के बाद से इसकी कॉपी कराची म्यूजियम में पड़ी है, जबकि ओरिजिनल स्कल्पचर खराब ना हो इसी वजह से उसको प्रिजर्व करके कहीं छुपा कर रखा है। मोहनजोदड़ो और इंडस वैली के लोग काफी टैलेंटेड यानी हुनरमंद थे। इन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं बल्कि इजाद की थी। इनका मेन इनकम सोर्स एग्रीकल्चर था। इंडस रिवर के बहाव की वजह से यहाँ की जमीन काफी जरखेज थी। ये लोग वीट, बार्ले यानी गेहूं और जौ के साथ साथ केला, खरबूज और मटर की फसलें भी लगाते थे, पर इनकी सबसे बड़ी कामयाबी कपास की खेती थी। यहाँ तक कि उस वक्त इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी कपास का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडस वैली में कपास की प्रोडक्शन मोहनजोदड़ो से भी 2000 साल पहले यानी आज से 7000 साल पहले की गई थी। कपड़े के असल टुकड़े चांदी के गुलदान और तांबे की चीजों के ढक्कन से जुड़े हुए पाए गए। इनके टैलेंट का अंदाजा यहाँ इस्तेमाल होने वाली ईंटों से भी लगाया जा सकता है। उस जमाना कदीम में उन्होंने एक ही साइज की ईंटें बनाई थी। पहले ये लोग ईंटों को सूरज की गरमाइश में पकाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने भट्टी में ईंटें पकाने की टेक्नोलॉजी इजाद की। पर सवाल ये है कि इतनी ज्यादा ईंटें पकाने के लिए ये लकड़ी कहाँ से लाते थे। मोहनजोदड़ो का एरिया तो खुश्क सा लगता है, पर ये हमेशा ऐसे नहीं था। पहले ये पूरा एरिया घने जंगलात से भरा होता था और बीच में इन्होंने अपना शहर बसाया हुआ था, और ये जंगल ही था जो इनको सैकड़ों टन जलाने के लिए लकड़ी फराहम करता था। इन सब चीजों के साथ साथ यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स भी इस सिविलाइजेशन की हुनरमंदी का सबूत देते हैं। ब्रॉन्ज से बनाया गया मिरर और लकड़ी से बनी कंघी, मिट्टी और ब्रॉन्ज से बनी ज्वेलरी, तांबे से बनी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, कपड़ा सीने की सुई, सुरमादानी, मसाला पीसने के लिए पत्थर, पेंटेड पॉट्स, बाथ टब, तरह तरह के बच्चों के खिलौने जिसमें बॉल्स और लट्टू भी शामिल हैं, मुख्तलिफ सील्स जिससे ठप्पे लगाए जाते थे, और सबसे बढ़कर वेट स्टोन्स। इन वेट स्टोन्स की जब ठीक से जांच की गई तो मालूम पड़ा कि ये लोग मुख्तलिफ चीजों को तोल कर बेचा करते थे। इनका जो छोटे से छोटा वेट है उसका वजन आज एग्जैक्टली 0.856 ग्राम्स बनता है, और सबसे कॉमन वेट 13.7 ग्राम्स का। अगर सबसे छोटे वेट को 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एग्जैक्टली 13.7 ग्राम्स ही बनता है। हैरानी की बात यह है कि पूरी इंडस सिविलाइजेशन में यही स्टैंडर्ड चलता था। जहां से भी ऐसे वेट्स मिले हैं उन सब का एक जितना ही वजन था। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ के लोग अपनी इकोनॉमी और बिजनेस को लेकर भी काफी सीरियस थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये लोग आपस में ही चीजों की लेन देन करते थे या फिर बाहर की दुनिया से भी इनका कोई सीक्रेट कनेक्शन था। इस राज से पर्दा तब उठा जब जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का फैसला किया। ये आर्टिकल 20 सितंबर 1924 को इलस्ट्रेटेड लंदन में छपा, और यही वो पॉइंट था जब दुनिया पहली बार इस सिविलाइजेशन का नाम सुन रही थी। वरना इससे पहले लोग सिर्फ मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जानते थे। इस आर्टिकल को पढ़ने और मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स की तस्वीरें देखने के बाद इराक से ताल्लुक रखने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने जॉन मार्शल से कांटेक्ट किया। उनका कहना था कि जो सील्स आपने पब्लिश की हैं वैसी ही सील्स हम मेसोपोटामियन रूइंस से भी निकाल चुके हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2200 किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया, जहां आज इराक मौजूद है, उनसे ट्रेडिंग रिलेशन भी था, और मेसोपोटामिया का इजिप्शियन सिविलाइजेशन से कनेक्शन था। इंडस वैली की एक नायाब कार्नेलियन बीड इजिप्ट से भी मिल चुकी है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहले इंडस वैली से मेसोपोटामिया आई और वहां से इजिप्ट गई थी।
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडस वैली के लोग इतने टैलेंटेड थे कि इनका काम उस वक्त इंटरनेशनली माना जाता था। ये वो तमाम चीजें हैं जो इंडस से मेसोपोटामिया और इजिप्ट में 3 से 5,000 साल पहले इंपोर्ट की गई थी। इनमें वेट्स, नायाब तराशे हुए पत्थर, ब्रेसलेट्स, बीड्स और सील्स मौजूद हैं।